इन भैया ने ऐसे किया था पिछली बार, इनकी रैंक 1000 आ गई, इनकी रैंक 2000 आ गई, इन्होंने लास्ट के 3 महीने में ऐसे किया था, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। नहीं, आपका टीचर और आपके पेरेंट्स जीवन में आपकी भलाई ये 3 लोग ही सोचते हैं, इसके अलावा आपका भला बहुत कम लोग सोचेंगे। तो आप इन तीनों के ओपिनियन पे तो कभी संदेह करें ही ना। पेपर अगर लेंथियर साइड पर आ रहा है तो इन दैट केस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल वाले, वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देनी। रिवीजन की एक डेडलाइन थोड़ी सी अपने दिमाग में आप बना के रखें कि यार देखो, दिसंबर या 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर ही दूंगा। हेलो हाय एवरीवन, सो माई सेल्फ सुदर्शन वैरागी। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले कि आपके पास जो 70 से 80 दिन बचे हैं जेई 2024 के लिए, उसमें आपको लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, है ना। और ये वीडियो जो है इसमें अपन पर्टिकुलरली मैथ्स की बातचीत करने वाले हैं, है ना, कि 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, उनके PYQs में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं या क्वेश्चन जल्दी हो जा रहे हैं, कट ऑफ क्या रही है 99 परसेंटाइल की या अबव 99.5 की कट ऑफ क्या रही है, ताकि अपने को पेपर का एग्जैक्ट आइडिया मिले और अपने को ये भी समझ में आए कि अपने को इस साल जो है जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो बैकलॉग है ना, वो कैसे कवर करना चाहिए, वो कब कवर करना चाहिए, रिवीजन कब स्टार्ट करना चाहिए, रिवीजन में कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, या रिवीजन किसी भी चैप्टर का कैसे करना चाहिए, किसी भी चैप्टर के PYQs कैसे करने हैं, कितने करने हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जो है अपन आज जो है डिस्कस करने वाले, है ना। तो जैसे अपन शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको जो है वो जो अपने 2022 और 2023 में जो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, है ना, तो उनके जेन और अप्रैल अटेम्प्ट के जो 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल की जो कट ऑफ है ना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद ही अपन पेपर की बात करें कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही है, एक बेटर आइडिया होगा। तो इफ यू सी 99.5 परसेंटाइल का कट ऑफ, इट सेज 56 मार्क्स। आप 56 मार्क्स का मतलब आप समझते हैं ना कि आपको जो है, जो आपके सामने 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 30 दे रखे होते हैं, आपको 14 क्वेश्चंस करेक्ट करने, 14 इंटू 4 इज 56। अगर आप 14 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते तो यू विल बी अमोंग 99.5 या इससे ऊपर वाला परसेंटाइल, है ना, जो बहुत डिसेंट है। अगर आप अप्रैल का भी देखोगे तो वो बहुत वेरी नहीं करता है, वो भी 60 के आसपास ही है। और अगर आप 2022 के कट ऑफ देखोगे तो भी 61 62 है। इन चारों का एवरेज आउट भी करते हो तो भी वो 60 आता है लगभग लगभग। अच्छा, 60 का मतलब समझते हैं अपन की 15 क्वेश्चन सही करना है। अब आपको ये चीज सुनने के बाद समझ में आ रहा होगा कि आउट ऑफ 25 अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर सही कर लेते हैं तो आप 99.5 परसेंटाइल में है। इसका मतलब ये है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है आपके सामने। अब जितने ही पेपर मैंने देखे हैं 2022 और 23 के, मेरा ये कंक्लूजन है कि पेपर एज सच इतना कोई तोड़ू फोड़ू नहीं है, इतना कोई ट्रिकी पेपर नहीं आ रहा है, पेपर लेंदियर साइड पर आ रहा है। भाई एक होता है ना कि जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आते हैं, वैसा नहीं है। पेपर में मेहनत बहुत है, तो कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है कि एक क्वेश्चन को करने में 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, वेक्टर 3D के सवाल बहुत लेंदी आ रहे हैं, है ना। ऐसा जेई मेंस में जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि जेई मेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन, इससे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे, उसमें हार्डली 4 या 5 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में। अब 10-10 12-12 मिनट लग रहे हैं यार। मतलब ये है कि अपने सामने भी जो पेपर आने वाला है वो एक लेंदियर साइड पर ही आएगा। और अगर इससे पहले के डेटा भी अगर आप देखेंगे ना 2021 के या 2020 के, तो भी कुछ मोरलेस इतना ही है एवरेज, तो 99.5 का है। और आप आगे देखोगे ना तो भी 47, 38, 32, 29, 23 पे 93 परसेंटाइल है। दैट शोज कि पेपर लेंदियर साइड पर है, पेपर में मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस पॉइंट को अपन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और मैं जब आगे बताऊंगा तो इस पॉइंट को मैं वापस लेके आऊंगा कि पेपर अगर लेंदियर साइड पर आ रहा है तो इन दैट केस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर से पहले कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, टाइम लगा के सोल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब अपन एग्जैक्टली बात करेंगे कि रिवीजन में कितनी प्रॉब्लम करनी है, कैसे करनी है, तो इस पॉइंट को अपन कंसिडर करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने PYQs में कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अभी इससे ये सीखना है कि पेपर थोड़ा सा लेंदियर साइड पर है, और थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो सब हर बच्चा पूछता ही है
चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि पेपर लेंदी आ रहा है, एंड मोमेंट पे हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हमारा बैकलॉग भी हो गया है, या हम मतलब सब कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाह रहे हैं, चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कौन से टॉपिक पहले कर लेने चाहिए, कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए जहाँ से हम स्कोर अच्छा कर पाए। देखो ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि जेईई मेंस द काइंड ऑफ एग्जाम इज देयर कि भाई 25-30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स में 25-30 चैप्टर ही है, तो एक आइडियल पेपर जो सेट करता है यार हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, हाँ इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि यार 25-30 चैप्टर है, 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आइडियल पेपर में है ना, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छा आता हो तो भी एक दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाएंगे, और कोई चैप्टर आपको नहीं आता है तो भी एक ही क्वेश्चन आपका मिस होगा, किस्मत खराब हुई तो दो मिस हो जाएंगे, ज़्यादा खराब हुई तो तीन मिस हो जाएंगे। तो इस प्रकार के एग्जाम में एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 2022 और 23 का आइडिया दे देता हूँ यार, ये टॉपिक जो लिखे हैं इनसे कितने कितने क्वेश्चन। 2023 की बात ही करेंगे, 2023 वेक्टर 3D हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से, जेई एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो, कोई सब कुछ भी हो भाई, वेक्टर 3D इज ऑलवेज ऑन द टॉप। क्योंकि देखो 114 क्वेश्चन आए हैं विच इज हाईएस्ट, के अलावा भी भाई अगर आप इधर भी देखेंगे 2022 में तो भी 75 क्वेश्चंस आए हैं। हाँ इधर 100 हैं, 85 है जो ज़्यादा है, पर 100 के अगर देखोगे तो सामने वाला टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें डेफिनेट डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व सब आता है। वेक्टर 3D में तो वेक्टर 3D दो ही है ना भाई, क्या कर अगर 100 के आसपास क्वेश्चन है तो क्या मतलब है, हर पेपर में दो से तीन आ ही रहे वेक्टर 3D के। आई कीप वेक्टर 3D ऑन द टॉप फाइल रिवाइजिंग। अगर आपका बैकलॉग है उसमें वेक्टर 3D है तो सबसे पहले वेक्टर 3D करो, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वेक्टर 3D का रिवीजन स्टार्ट करो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो भी वेक्टर 3D के क्वेश्चन ज़्यादा करो, वेक्टर 3D को वेटेज ज़्यादा है तो अपने को भी अपने रिवीजन में उस बात को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, कि अपन उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा दे। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 70 क्वेश्चन है, इधर 83 क्वेश्चन है, ये ब्रेकअप क्या है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने 5 चैप्टर इंक्लूड किए विच विच इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ से 20 क्वेश्चन है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, अगेन द ब्रेकअप इज सेम। तो क्योंकि टॉपिक 5 टॉपिक को इंक्लूड कर रहा है तो वेटेज 70 है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाना कि 70 क्वेश्चन आए हैं, भाई इसमें 5 टॉपिक है, उसी हिसाब से अपने को उनको डिवाइड करना, ठीक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के भी है, क्वेश्चन उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर भी है। एक्चुअली क्या है, आजकल के टाइम में अब ये तो रह ही नहीं गया है कि आप सर टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक बता दो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ एक दो चैप्टर में ऐसा है कि बार बार क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, बट इन जनरल समझो इस बात को कि एक साल में पेपर एक बार तो होता नहीं है। पेपर मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट अभी है, एक अटेम्प्ट अगला है, 4 बार पेपर, मतलब 4 दिन अभी होता है, तो एक दिन में 2 बार पेपर होता है, तो 8 शिफ्ट हो रही है, 8 पेपर हो रहे हैं, वापस 8 पेपर होंगे यार, एक एक साल में 16 बार पेपर हो रहा है ना। दैट केस चैप्टर का हर सब टॉपिक कवर हो जाता है, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है आपको उस पेपर में जाने के बाद ही समझ आएगा। तो उस टाइम ये चीज़ें तो बहुत ख़त्म ही हो जाती है कि सर वो इस टॉपिक से सबसे मतलब इम्पोर्टेंट सब टॉपिक कौन सा है वो बता दो, मैं वही कर लूँ, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, डाइल्यूट हो यार। इसी चैप्टर से एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पूछता है और वो खुद भी चाहेगा कि क्वेश्चन रिपीट ना करें। रिपीट नहीं करना है तो भाई आप समझ गए कि अब वो टॉपिक चेंज करेगा। तो चैप्टर अगर कोई पढ़ रहे हैं अपन तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर सब टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बात को इसीलिए समझा रहा हूँ कि सबको लगता है कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में टेंजेंट नॉर्मल कर लो काम हो जाएगा। हाँ ठीक है काम हो जाएगा, 70-80% क्वेश्चन आते हैं उनके, पर यार दूसरी चीज़ें भी होती है उसके अलावा, और क्या पता आपके वही क्वेश्चन। इसलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई भी सब टॉपिक छोड़े नहीं, आपको हर चीज़ पढ़। इंटीग्रल कैलकुलस काउंटिंग पे मत जाना कि 100 क्वेश्चन आए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस वापस ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया। इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ कंपेयर टू अदर टॉपिक्स इंटीग्रल कैलकुलस के सारे जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है ना। पीएनसी बाइनोमियल ये भी एक एक तरीके से वो होता है ना, इमर्जिंग प्लेयर है। 2022 तो छोड़ो, 2023 में अचानक से पीएनसी बाइनोमियल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ गए, देख रहे हो ना इधर।
90 क्वेश्चन और पहले 45-46 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन पूछ। फिर ये एक जब उस टाइम एक एक क्वेश्चन पूछ रहे पीएनसी का, तो अब दो दो क्वेश्चन आने लग गए और क्वेश्चन रिलेटिवली इजी आए हैं, तो पीएनसी से डरना नहीं है। बाइनोमियल की हर एक चीज पढ़नी है, जनरल टर्म, सीरीज का सम, रिमाइंडर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई है, ठीक है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम पे भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी अपन थोड़ा ध्यान से देखें। सीडी आप समझ ही गए होंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो ठीक ठाक है ना। 19 क्वेश्चन आए, एक आधा क्वेश्चन लिमिट का आता ही है, लिमिट में आप सारे फॉर्मूले याद कर ले, है ना। मैक्लेरन सीरीज याद कर ले, सीरीज एक्सपांशन जो क्वेश्चन होते हैं, आपको लोपिटल पता होना चाहिए, वन की पर इन्फिनिटी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 51 क्वेश्चन आए हैं, पहले भी 53 क्वेश्चन आए हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से अच्छा क्वेश्चन आते हैं। और डिटर्मिनेंट में आपको सबको पता होगा कि क्रेमर रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज वेरी वेरी, आप प्लीज उसको पढ़ के जाए, उसके ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटकेगा, है ना। क्रेमर रूल का क्वेश्चन आ रहा है, आता रहेगा, है ना, आया भी था पहले, ये वो वाली चीज है जो एग्जामिनर डालते ही डाल। और मैट्रिक्स में भी यार है ना, मतलब हर एक चीज आप पढ़ लो, मतलब क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे चीज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 24 क्वेश्चन अभी आए हैं, 38 पहले आए हैं। 3 टॉपिक हो गए अपने, टेंजेंट, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, मैक्सिमम, हर एक टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है ना, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेने से ये होता है कि आप उसी टॉपिक को पढ़ने लग जाओगे, हर जगह से क्वेश्चन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 4 चैप्टर इंक्लूड किया ना, कंपाउंड एंगल, ट्रिगो इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने यही डाल दिया, ठीक है। तो हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के भाई जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री जिसमें कंपाउंड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 4 क्वेश्चन आए, इधर 8 क्वेश्चन, तब जिसमें साइन 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन 3 थीटा, कंपाउंड एंगल की छोटी मोटी सीरीज है ना, ये क्वेश्चन थोड़े कम ही देखने को। Now, I will highly rate this portion as well, which includes mathematical reasoning, sets, height and distance, probability, set relation या set theory के जितने भी सब, तो अपन बोल देते हैं जेई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ना। सबको पता होगा मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेट्स का क्वेश्चन आता ही आता है, दैट शोज द नंबर आल्सो 98 एंड 80, विच इज रफली इक्विवेलेंट टू योर इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन, है ना। इधर भी अपन ऐसे ही बोल सकते, भाई क्या मतलब, इंटीग्रल कैलकुलस के 4 टॉपिक करने और इधर के छोटे छोटे टॉपिक करने बराबर ही है, इस बात को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं एक थोड़ा सा जोड़ दे के आपको आगे भी बताऊंगा। यार देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स के क्वेश्चन जो है ना, आजकल थोड़े से अच्छे लेवल के आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ, अब अपने पास 6-7 दिन बचे हैं जेई मेंस के एग्जाम्स के, और अपन जो है आखिरी मोमेंट पर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि भाई छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी वगैरह से क्वेश्चन हो जाते हैं, थ्योरी भी कम ही है, आई एग्री विद दैट, है कम है, सेट थ्योरी से हो जाते हैं क्वेश्चन, छोटी मोटी चीज़ें याद कर लो, है ना। पर नाउअडेज यार मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टेट से भी अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना इस बार कि एंड मोमेंट पर अपन मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ के चले जाएं इस उम्मीद से कि अपने को सोल्व हो जाए, ये गलती कभी मत कर। मेरा ये मानना है कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग को कम से कम 2 अटेम्प्ट दो। अभी आप है ना दिसंबर से पहले कैसे भी प्लान में अपने सेट करो कि मेरे को मैथमेटिकल रीजनिंग एक बार अच्छे से कर लेना है, मेरे को स्टेट्स अच्छे से कर लेना है, मेरे को सेट थ्योरी के क्वेश्चन देख लेने हैं, मेरे को इवन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी देख लेने हैं एक बार, किस लेवल के आ रहे हैं। और फिर आप जब जनवरी महीने में एंटर करते हो तो आप एक बार और इसका रिवीजन करें। आई रिकमेंड कि आप जो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ये चारों पांचों है ना, वो अपन अच्छे से 2 बार करें, आप एक बार इस पे डिपेंडेंट ना रहें, है बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया, इसको जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बोलते हैं, कि प्रोबेबिलिटी में भी जो रैंडम वेरिएबल वाला पोर्शन है, जिसके मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी मीन वेरिएंस आपको पूछते हैं, यार उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मैंने स्टेट्स के साथ ही इंक्लूड कर दिया है। ऑल्दो इट इंक्लूड्स बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो सब है, पर इसके अंदर भी जो मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल वाले, वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देने की। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एज यूजुअल एक आधा क्वेश्चन आपके सामने, चाहे वो लोकस का हो, चाहे वो nth रूट ऑफ यूनिटी का हो, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ ना, चाहे डीएमटी के ऊपर कुछ सवाल पूछ लिया हो, मोड कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन। तो मैं टॉपिक के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको टॉपिक पूरा सेट कर रखा होता है कि मेरे को हर जगह से कुछ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है।
इस टेबल से आपको ये रफली आइडिया मिल गया होगा कि वेक्टर 3D, जेईई स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड पीएनसी बाइनोमियल, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड कि मतलब ऐसा ही अगले साल भी रहने वाला है, बट कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। वेक्टर 3D अभी भी आप इस साल भी अगर देखोगे तो वो टॉप 3 टॉप 4 टॉपिक्स में आएगा, पीएनसी बाइनोमियल भी आएगा, जेईई स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आएंगे। तो अपन इस चीज़ को अच्छे से नोट करके ध्यान रखिए कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, का टाइम अपने को इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अभी मैंने इन 2 स्लाइड के थ्रू आपको ये समझा दिया है कि कौन से टॉपिक आपके सामने ज़्यादा आ रहे हैं, और आपको परसेंटाइल का आइडिया बता दिया कि यार 14-15 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो यू आर अमंग 99% कैन बी अबव दैट है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि चलो जी, अब अपनी स्ट्रेटेजी क्या। देखिए, आप लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर महीने में एंटर कर चुके हैं। जब ये वीडियो बन रहा है तो अक्टूबर का एंडिंग चल रहा है, तो नवंबर भी मान लेते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हार्डली 3 मंथ। आपको अब सबसे पहला काम तो क्या करना है भाई, कि आपको जो सेल्फ स्टडी के आर्ट्स हैं वो पढ़ाने हैं। 12th वाले बच्चों की बात करूँ, का सिलेबस एंड हो गया होगा, एंड होने वाला होगा, हो ही जाएगा दिवाली से पहले। तो भाई वो तो क्या हो जाएंगे सडनली फ्री, वो तो हो गए भाई फ्री। तो वो तो मतलब तुरंत अपना पूरा का पूरा टाइम जो है सेल्फ स्टडी पे डाइवर्ट कर देना। तो सर सेल्फ स्टडी पे डाइवर्ट कर दिया, आप करें क्या? आपको 4 पॉइंट गिना रहा हूँ, वन बाई वन। और रही बात 13th वालों की, भी आपके जो है सिलेबस चल रहा होगा, आपका सिलेबस बाकी होगा, आपका सिलेबस कंप्लीशन हो सकता है दिसंबर एंडिंग तक जा रहा हो या जनवरी फर्स्ट वीक तक भी जा रहा हो। इन दैट केस सेल्फ स्टडी के लिए आप जो आर्ट्स निकालेंगे वो धीरे धीरे आप निकालें। इतने इतना टाइम 12th वालों के पास है उतना 13 वालों के पास नहीं होता है। रोज कोचिंग जा रहे होते हैं, सिलेबस चल रहा होता है। तो आप यूँ समझो कि पहले आप 1 घंटा निकालने की कोशिश करो पर डे, फिर उसको धीरे धीरे 1.5 से 2 घंटे की तरफ ले जाओ, फिर दिसंबर में आते आते सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे बढ़ाओ। ये बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, जो आपके अभी चल रहा हो चलने दो, उसके अलावा, ठीक है ना, आपको ये इंक्रीज करना। तो जैसे ही आप अपना सेल्फ स्टडी का आवर्स बढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहला टास्क जो है वो कंप्लीट सिलेबस ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, जो आपके कोचिंग में चल रहा है, जो आप जहाँ पढ़ रहे हो उसको एज इट इज चलने दो, उसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिलेबस कंप्लीशन विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपने सेल्फ स्टडी के आवर्स बढ़ाए हैं ना, में आप ये चीज़ तो इंक्लूड होगी नहीं, तो आप सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसको अगर छेड़ोगे तो बहुत भारी दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, सर करना क्या है फिर? आपको ये करना है कि तो आपने सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाया है, तो आप बेस्ट करें आपका बैकलॉग कवर करने। ठीक है भाई, जो भी आपने बैकलॉग कर लिया है, किसी भी कारणवश बीमार हो गए, जो भी हुआ, अब आप बैकलॉग अपना स्टार्ट करें। टॉपिक्स मैंने आपको पहले बता दिए किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके बैकलॉग की लिस्ट में वेक्टर 3D है लेट्स से, तो सबसे पहले कवर करना है। पीएनसी है तो भी सबसे पहले कवर करना है। समझ रहे हो ना बात को? मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ वैसे डिसाइड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो आप देंगे। बैकलॉग कवर हो जाए उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दें। रिवीजन की एक डेडलाइन थोड़ी सी अपने दिमाग में आप बना के रखें कि यार देखो, दिसंबर या 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर ही दूंगा। और द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि रिवीजन स्टार्ट कहाँ से करें, है ना? यार देखो, रिवीजन स्टार्ट करने का ऐसा है, जो टॉपिक आप करंटली अभी पढ़ रहे हैं, लेट से आपकी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, कोनिक सेक्शन चल, भाई देखो ऐसा है कि जो चल रहा है ना उस टॉपिक को तो ऐसे पढ़ना है कि सुबह जेई मेंस का एग्जाम है और आज रात को पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से पढ़ना है कि बिल्कुल कंप्लीट, उसके रिवीजन की और ज़रूरत ना पड़े, सुबह उठ के एग्जाम दे सके। समझ में आ रही बात? ताकि रिवीजन का लोड आधा वैसे ही कम हो जाए कि जो टॉपिक आप नवंबर दिसंबर में पढ़ रहे हो एटलीस्ट पे आपको ज़्यादा टाइम रिवीजन में ना देना पड़े या देना ही ना पड़े, उस तरीके से पढ़ो। तो सर रिवीजन किसका करना है? तो रिवीजन उसी ऑर्डर में करना है जिस टॉपिक को आपने सबसे पहले पढ़ा। सबसे पहले आपने शुरू किया, वहीं से रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन कैसे करना? आपको थ्योरी पढ़नी है, मैथ्स में थ्योरी ज़्यादा होती नहीं है, फॉर्मूले फटाफट रिवाइज किया एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, आप क्या क्या करने वाले हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा अभी आपको, है ना, क्यूज भी, फॉर्मल क्वेश्चन भी। तो आपको रिवीजन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट को भी इंक्लूड करना, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग ऑल द थ्योरी। उसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि फोकस मोर ऑन जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक। जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक कौन कौन से गिना दिए, उनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपने देख लिए। इट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल कैलकुलस, तो को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
आपको उनको 2 बार इंक्लूड करना है अपने इस पूरे प्लान में। तो एक बार आप दिसंबर से पहले, एक बार आप दिसंबर के बाद, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है, वो बता देता हूँ। देखो, आपने लेट्स से प्रोबेबिलिटी रिवाइज़ किया, तो थ्योरी तो कुछ है नहीं यार उसमें। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, एडिशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, छोटे-मोटे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है रैंडम वेरिएबल के, और एकदम थ्योरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका टाइम है। आपने प्रोबेबिलिटी का मोटा-मोटा वेटेज देख लिया कि हाँ, इस प्रकार से है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मान लो आपने डिसाइड किया, अच्छा प्रॉब्लम कितनी करनी है? 30 से 50। अगर वेटेज उस टॉपिक का ज़्यादा है तो आप 50 तक खींच सकते हो, और अगर कम है तो 30 से कम नहीं। उन प्रॉब्लम्स में करना क्या-क्या है? 2022 और 23 के पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा इंक्लूड करना है, बहुत पीछे के पीवाईक्यू नहीं करने हैं, क्योंकि वो पीवाईक्यूज़ बहुत आसान होते हैं और आजकल ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा है। तो आप 22, 23 और 21 के पीवाईक्यूज़ इंक्लूड करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो आपने पीवाईक्यूज़ कर लिए, तो सर सारे के सारे क्वेश्चन क्या पीवाईक्यू करने हैं क्या हमको रिवीजन के दौरान? देखो, अगर आप जैसे मान लो 40 क्वेश्चन प्लान कर रहे हो कि मेरे को इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन करने हैं, तो यार आप एक काम करो, 25-30 सवाल आप पीवाईक्यू करो, 2022 के भी, 2023 के भी, ठीक है? सर 10-15 सवाल जो और बच रहे हैं उन, यार आपको जो मॉड्यूल, आपकी जो एक्सरसाइज शीट मिलती है, आपको जो डीपीपी मिलती है, टीचर ने बताया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, यार उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड। व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप पूरी तरीके से पीवाईक्यू पर डिपेंडेंट ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो 70 से 80% आपका टाइम किल करेगा पीवाईक्यू, सही बात है, पर 20-30% अपन जो नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं, जो मॉड्यूल है, अपन उनसे भी क्वेश्चन करें। भाई ज़रूरी थोड़ी सारे के सारे चीज़ें जो है वापस पीवाईक्यू से रिपीट हो जाएगी। हाँ, पीवाईक्यू से आपको डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया लग जाएगा। आपको पेपर पेपर कितने लेंथी आ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम में कितना टाइम लग रहा है उसका आइडिया हो जाएगा। वो बहुत हेल्प करेगा। आप 20-30% स्कोप जो है बाहर के क्वेश्चन रखें। ठीक है भाई? तो आप रिवीजन कैसे शुरू करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जो टॉपिक पहले पढ़ा उसी से स्टार्ट करना है। थ्योरी फटाफट कवर करनी है। 50 क्वेश्चन, 70% पीवाईक्यू, 30% आप, ठीक है? अब कुछ गलतियाँ जो बच्चे कर लेते हैं, तो मैं आपको फटाफट डूज़ एंड डोंट्स भी गिना देता हूँ कि चीज़ों का ध्यान रखें। फॉलो योर ओन एग्जिस्टिंग प्लान। आप है ना एंड मोमेंट पे आने के बाद अपना प्लान तो चेंज करें ही ना। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कुछ ओपिनियन ले ली, किसी का कुछ वीडियो देख लिया, है ना? इन भैया ने ऐसे किया था पिछली बार, इनकी रैंक 1000 आ गई, इनकी रैंक 2000 आ गई, इन्होंने लास्ट के 3 महीने में ऐसे किया था, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। नहीं, आपने जो अपना प्लान बना रखा है, आप उसी को फ़ॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उन भैया ने उससे पहले 9 महीने, 10 महीने क्या किया आपको थोड़ी पता है। आपको तो एंड में 2 मंथ का प्लानिंग पता है पूरा। आपने जो प्लान बना रखा है, आपके टीचर ने आपको जो प्लान बता रखा है कि अपन ऐसे-ऐसे चीज़ों, आप उसी को फ़ॉलो करेंगे, बिकॉज़ योर सिलेबस कंप्लीशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। डोंट चेंज योर प्लान इन द एंड मोमेंट। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव योर बायोलॉजिकल साइकिल। धीरे-धीरे टाइम के साथ, है ना, आपको जल्दी भी उठना चाहिए। तो सीधी बात मानता हूँ कि सनराइज़ जब होता है ना, तो आपकी भी बॉडी जो है वो काम करना शुरू करती है, और जब सनसेट होता है तो आपको भी काम करना बंद कर देना चाहिए। पॉइंट ये है कि रात को अपन 3-3, 4-4 बजे तक ना पढ़ो। 11-12 बजे तक पढ़ो, 7-8 बजे उठो, वापस पढ़ना लिखना चालू कर दो। अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन द एंड। आपको एग्ज़ाम में भी 9 बजे पेपर देने जाना पड़ेगा, उस टाइम भी तो जल्दी उठना ही पड़ेगा आपको। तो आप पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना? छोटी-छोटी चीज़ें हैं वैसे, है ना? फ़ोकस ऑन जेन्युइन अटेम्प्ट एज़ ऑफ नाउ। यार ज़्यादा अपन एडवांस की चिंता अभी ना करें, है ना? अभी ऐसा नहीं हो कि अपन एक्सक्लूसिवली एडवांस पे ध्यान देने लग जाएँ, है ना? भई पहले मेंस है, एक-एक सीढ़ी चढ़नी है, तो पहले मेंस का एग्ज़ाम आएगा, उसमें अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सोच के देखो, आपके अगर अभी 99 से ऊपर परसेंटाइल आ गए, तो आप सिक्योर हो गए ना, आपको सेकंड अटेम्प्ट की टेंशन नहीं है। आप सीधा अब यहाँ से 5-6 महीने का आपके पास गैप है, आप सीधा एडवांस का एग्ज़ाम देंगे, आपको एडवांस की तैयारी के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो अभी अपन एडवांस को लेकर चिंता ना करें, सेकंड अटेम्प्ट की भी टेंशन ना लें, एक बार पहला अटेम्प्ट दें, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फॉलो योर टीचर एडवाइस विद एटमोस्ट सिंसियरिटी। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो आपके टीचर ने कहा है, आप उसको आँख बंद करके फॉलो करें, है ना? आपका टीचर और आपके पेरेंट्स, जीवन में आपकी भलाई ये 3 लोग ही सोचते हैं, इसके अलावा आपका भला बहुत कम लोग सोचेंगे। तो आप इन तीनों की ओपिनियन पे तो कभी संदेह करें ही ना। जो टीचर ने बोल दिया लोहे की लकीर है, वो फॉलो करना है, ठीक है ना? अब वैसे डोंट्स में तो इन चीज़ों को नहीं करना है, अपन सीधा बोल सकते हैं, है ना? वैसे यही है कि डोंट चेंज योर प्लान इन द एंड मोमेंट। अपनी बात हो गई इस बारे में, है ना?
ज़्यादा अपन सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम वेस्ट ना करें, है ना। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सुना भी होगा बहुत सारे लोग जिनकी रैंक अच्छी आ जाती है ना, आपने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, उनको सब लोग यही बोलते हैं कि सही टाइम पर तुमने ये जज कर लिया कि मेरे को पढ़ना है, या उस टाइम पर तुमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा ध्यान दे दिया अपनी पढ़ाई पे, इसलिए देखो आज तुम कहाँ पहुँच गए। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3-4 महीने हैं इसमें अपन थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और दुनिया भर की चीज़ें होती है तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डोंट थिंक अबाउट जे एडवांस इन मेंस सेकंड अटेम्प्ट। बात हो गई अपनी कि सेकंड अटेम्प्ट एडवांस की चिंता ना करें, मेंस का पहला अटेम्प्ट है उसी पे ध्यान दें, है ना। लास्ट, डोंट ओवर थिंक। सर मैंने तो 3 महीने से 4 महीने से कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। मैंने तो ज़्यादा मतलब पिछले जुलाई से ही मैं मतलब जुलाई से ही मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा हूँ। अब एग्ज़ाम आ गया है, अब मेरे को अब मेरा हो पाएगा क्या है, क्या आज से मैं पढ़ना चालू करूँ तो मेरी मेंस में अच्छी रैंक आ पाएगी क्या। कुछ बच्चे तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पे अपन टाइम वेस्ट ना करें। सीधा मेरा ओपिनियन है कि जब जागो तभी सवेरा। आप अगर आज से पढ़ना चालू कर रहे हो, बढ़िया है, चालू करो। पीछे का मत सोचो क्या हुआ है, जो होगा सब बढ़िया ही होगा, है ना। तो आपने पीछे जो भी किया उसको भूल जाओ, आज से डे वन है, जब जागो तभी सवेरा। और अपन भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना, वो 90 डेज हार्ड चैलेंज, 75 डेज हार्ड चैलेंज। तो टेक दिस एज 70 डेज चैलेंज, कि हर दिन मेरे को अब रिवीजन पे ध्यान देना है, सर ने जो जो बताया वो करना है, सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है। स्ट्रेटेजी आप अपनी खुद ही बनाओगे, दूसरों की स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स इसलिए बताए हैं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट अपने टॉपिक कौन से पहले करने हैं उनकी प्रायोरिटी बना लें। बाकी द कंक्लूजन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वीडियो इज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सब टॉपिक से आ सकता है, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना भी इजी क्वेश्चन आ सकता है और कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो पेपर एक साल में 16 बार होता है, इसलिए उस पेपर के पैटर्न को अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। विद दिस आई विल कंक्लूड कि भाई आप अपना प्लानिंग अपने हिसाब से ही करें, और एक दूसरे को मतलब इधर उधर वीडियो देखकर उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करने लगे। रिवीजन प्लान आप ही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने करने हैं वो मैंने बता दिए, अब कहाँ से करने हैं, कौन सी बुक से करने हैं। PYQ सारी बुक में सेम ही होते हैं, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। PYQs कर रहे हो तो किसी बुक से करो, और बाकी 10-15 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से करना है, तो आपका जो मॉड्यूल है उसी से करना है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन है नहीं, टाइम बहुत है, आराम से कर सकते हो। तो लग जाओ आज से ही, है ना। विद दिस आई विल एंड दिस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान ने चाहा तो अपन कभी और मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए बाय।